गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है जॉर्ज। और यह शीर्षक WJ सरकार द्वारा रचित है, यानी इसके लेखक है WJ सरकार। तो आइए इस कहानी का हम लोग अध्ययन करते हैं। आप लोग ध्यान से सुने। इस कहानी में मुख्य रूप से वन्य जीवों की क्रियाओं और उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जॉर्ज जो शीर्षक है वह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सांप का नाम है। सांप में भी एक धामिन सांप है। आप लोगों ने धामिन सांप को देखा होगा। वह बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही फुर्तीला होता है, विषहीन होता है। चूहा उसका प्रमुख आहार होता है। तो वही धामिन सांप का नाम है जॉर्ज। इसके अलावे इस पाठ में और भी बहुत से जीवों के बारे में वर्णन किया गया है। चूहा के बारे में है, कौवा है, और भी जंगली जीव हैं। तो आइए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं विस्तृत रूप से। आज हम लोग देख रहे हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। लोग चंद स्वार्थ की पूर्ति के चलते वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, जंगलों की सफाई कर रहे हैं, जिससे जंगल में रहने वाले जीवों का आवास छिन जा रहा है, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है, और इसका परिणाम अंत में मनुष्य को भुगतना पड़ेगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना मनुष्य के लिए हानिकारक है, घातक है। अंततोगत्वा इसका दुष्परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें वृक्षों की कटाई न करके ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए, उसे संरक्षित रखना चाहिए। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। कहानी शुरू होती है। जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा मूषक सर्प है। मूषक सर्प, मूषक मतलब चूहा होता है। मूषक सर्प यानी चूहा पकड़ने वाले सर्प। तो जॉर्ज आप जान गए कि एक है बड़ा सा भूरा मूषक सर्प है, जो धामिन प्रजाति का है। अपनी जाति का एक अच्छा नमूना, लगभग 2 मीटर लंबा। याद रखेंगे, इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, शायद उससे भी अधिक। कभी कभी इसकी लंबाई 2 मीटर से भी अधिक होती है। कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब जॉर्ज पास से गुजरता है तो मानो खत्म ही नहीं होता। लेखक का मानना है, लेखक ने जहां तक देखा है तो अपने अनुभव के आधार पर कहता है कि मैंने तो यही देखा है कि इसकी लंबाई कम से कम 2 मीटर जरूर होती है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जब यह पास से गुजरता है तो खत्म ही नहीं होता। खत्म ही नहीं होता मतलब कि बहुत लंबा होता है। आगे कहता है कि कलकत्ता, कलकत्ता पुराना नाम है, नया नाम कोलकाता। तो कलकत्ता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। लेखक का घर कहाँ है आप जान गए, कलकत्ता में है और शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार के पर
यानी पार, हमसे पश्चिम दिशा में एक संकरी सड़क स्थित है। संकरी, संकीर्ण सड़क, संकरी यानी संकीर्ण सड़क है। यह संकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर समाप्त होती है। और वह सड़क है कहां तक चली जाती है? तो वन प्रांत तक, वन के क्षेत्र तक चली जाती है। उस सड़क के दोनों ओर मकान है। जो सकरी सड़क है उसके दोनों ओर मकान है और अधिक यातायात न होने से यह बहुत ही शांत रहती है। वहाँ आवागमन ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वहाँ का इलाका बिल्कुल शांत है। सारे दिन इसके आर पार गिलहरियां एक दूसरे का पीछा करती है। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं, जैसे हुदहुद, जिसे हुपी भी कहते हैं, उल्लू, बुलबुल, कठफोड़वे, सुंदर नीले, पीले और हरे तोते, चिड़िया और कौवे भी। तरह तरह के पक्षी उड़ते नजर आते हैं। सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। शांत वातावरण होने के कारण पक्षियों के लिए बहुत ही वो उपयोगी जगह है, बहुत ही उपयुक्त जगह है। एक दिन मेरी बहन और मैं, लेखक कहता है कि एक दिन मैं और मेरी बहन बगीचे के ऊपर खुलने वाले बरामदे में अपनी कुर्सियों में अलसा रहे थे, यानी बैठ करके झपकी ले रहे थे, आराम फरमा रहे थे। हमारी बंद किताबें हमारी गोद में पड़ी थी। गोद में किताब रख करके पढ़ रहे होंगे और पढ़ते पढ़ते आलस आने लगा होगा, नींद आ गई होगी। किताब बंद होकर के गोद में पड़ी थी। घर की ऊंची दीवारों के निचले हिस्सों में हम नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को निहार रहे थे, देख रहे थे। सफाई से कटी घास अभी ओस से नम थी। सफाई के लिए जो घासें काटी गई थी उस पर ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, जिसके कारण घास नम थी, आर्द्र थी, गीली थी। मुझे स्मरण है कि वह बसंत की एक बड़ी प्यारी सुबह थी। बसंत ऋतु थी। मैं बगीचे के छोर पर लगे खजूर के पेड़ों को एक टक देख रही थी, एक पलक देख रही थी और उसके विशाल शोभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। पत्ते हवा में मस्ती से झूल रहे थे। अचानक खजूर के पेड़ से गिरती एक छोटी सी वस्तु देख एक झटके से हमारा आलस टूटा। उसके पीछे पीछे एक काफी बड़ा, अधिक भारी पिंड, गोलाकार वस्तु उस गुड़हल की झाड़ी में से धड़ाम से आ गिरा। वह छोटी सी वस्तु एक चूहा था। धड़ाम से जो एक वस्तु आकर गिरी वह क्या था? एक चूहा था, जो धरती पर गिरते ही जान बचाकर भागा। बड़ा पिंड हमको भयभीत कर देने वाला बहुत बड़ा मूसक सर्प था, यानी वही धामिन सांप था, जो तुरंत चूहे के पीछे भागा। सांप को लगा कि मेरा आहार मिल गया। उसे पकड़ने के लिए धामिन सांप दौड़ा। इसके बाद कुछ क्षण बड़ा रोमांचकारी नाटक चला। क्या नाटक चला? कि उसमें एक उन्मत्त चूहे सारे बगीचे में आड़ा तिरछा भागता रहा, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। इस तरह से चूहा भागते रहा। उसे पकड़ने के लिए मूसक सर्प यानी धामिन भी दौड़ता रहा। एक चालाक कौवा बैठा सब देख रहा था। वह सही क्षण चुनकर नीचे झपटा और सांप का भोजन ले गया। इसमें लेखिका ने दिखाने का प्रयास किया है कि जंगलों में भोजन के लिए जंगली जानवरों, जंगली जीवों के बीच
कंपटीशन होता रहता, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। एक ही लघु जीव को खाने के लिए कई बड़े जीव दौड़ पड़ते हैं, और दोनों में किस तरह से द्वंद्व होता है इसका यहां वर्णन कर रही है लेखिका। तो चालाक कौवा बैठा सब देख रहा था, वह सही क्षण चुनकर नीचे झपटा और सांप का भोजन ले गया। यानी सांप पकड़ना चाह रहा था चूहा को, तो उसे कौवा पकड़कर ले भागा। शिकार छिन जाने पर सांप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर से उधर रेंगता रहा। शीघ्र ही उसे एक उचित पेड़ भी मिल गया। उस पेड़ पर चढ़कर वह दीवार के उस पार पहुंच गया, दीवार के पार चला गया और दूसरी ओर चला गया। तब जाकर हम अपनी रोकी हुए सांसें ठीक से ले सके और हमें कुछ चैन मिला। इधर लेखिका सांप को देखकर डरी हुई थी, क्योंकि वह अहाते के अंदर आ गया था। जब वह अहाते से बाहर चला गया तब लेखिका को जान में जान आई। इसके बाद आने वाले 2 दिनों में यह नाटक बार बार हुआ। 2 दिन लगातार इसी तरह का नाटक चलता रहा, पर चूहे के बिना, चूहे वहां नहीं थे, बिना चूहे के, यानी चूहे की खोज में ही सांप आ जाता था, लेकिन चूहा था नहीं। वही सांप फिर उसी खजूर के पेड़ से नीचे धड़ाम से उसी झाड़ी में गिरता, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ता, उसी दीवार पर से गायब हो जाता। इस तरह का नाटक प्रतिदिन चलने लगा। तीसरी मुलाकात के बाद हमने उस सांप का नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया। तीसरे दिन जब उस सांप से भेंट हुई तो लेखिका ने उसका नामकरण कर दिया जॉर्ज। आखिर ऐसे अक्सर आने वाले अतिथि का तो कोई नाम अवश्य होना ही चाहिए था, इसलिए उस अतिथि का नाम लेखिका ने जॉर्ज रख दिया। हमारे पिताजी ने बगीचे और उसके आसपास की जगह को बारीकी से निरीक्षण किया, खूब गौर से निरीक्षण किया और पाया कि दीवार के पीछे उस और उगने वाले बड़े कांटेदार पेड़ की डाली हमारे खजूर के पेड़ को छूती थी। इस तरह जॉर्ज को सरलता से मार्ग मिल गया था। हमारे खजूर के पेड़ के शिखर पर चूहों का एक परिवार रहता था, यानी खजूर के पेड़ के सहारे वह अहाते में आ जाता था और खजूर के पेड़ पर चूहा का परिवार रहता था। उसे पकड़ने के लिए वह रोज वहां पहुंच जाता था। उस दोषी डाली के कट जाने पर जॉर्ज ने टपक कर आना छोड़ दिया। तो जिस डाली पर चूहे का परिवार रहता था उस डाली को काट दिया गया। उसे दोषी डाली यहाँ कहा गया है। सांप के आने का कारण वह डाली ही थी, इसीलिए उस डाली को काट दिया गया। तो जब डाली काट दी गई तो सांप का आना बंद हो गया। अब उसने सही ढंग से हमसे भेंट करने का निश्चय किया। वह सामने के फाटक से आने लगा। जब डाली कट गई, डाली पर से अंदर आने का रास्ता बंद हो गया, तो वह फाटक के तरफ से आना शुरू कर दिया। जॉर्ज पक्षियों के घोंसलों पर हमेशा छापा मारता रहता था। सांप पक्षियों के चूजों को खा जाता है, अंडों को खा जाता है। वो हमेशा कहता पक्षियों के घोंसलों पर छापा मारता था, अचानक आक्रमण कर देता था। एक दिन पक्षियों की क्रोधपूर्ण चीखों से आकर्षित होकर मैंने ऊपर देखा और उसे जंगल के एक पेड़ की टहनी पर धीरे धीरे एक घोंसले की ओर बढ़ते हुए पाया। 5-6 चिड़ियां साहस पूर्वक उसके मुंह पर पंख फड़फड़ाते गुस्से से चीखती उड़ रही थी। चिड़ियां उसका विरोध कर रही थी। आप लोगों ने कभी देखा होगा ऐसा, जब सांप को चिड़ियां देखती है तो उसके शरीर पर चोंच मारती है, उसका विरोध करती है और अन्य लोगों को भी वह बताना चाहती है कि इधर कोई सांप है, ताकि कोई आदमी आकर के उसे मार दे, क्योंकि वह पक्षियों का दुश्मन है।
उन्होंने उसकी भूख पर नियंत्रण लगा दिया होगा, क्योंकि जब मैंने कुछ क्षण बाद पुनः देखा, जॉर्ज गायब हो चुका था या शायद गिर पड़ा था। उसे पेड़ों से टपक जाने की आदत तो थी। तो जब चिड़िया जोर जोर से आवाज करने लगी, उसके शरीर पर चोंच मारने लगी, तो वह डर के मारे भागी। पेड़ की डाली पर से वह नीचे कूद गई। वर्षा में वह बहुत सक्रिय रहता। धामिन सांप ज्यादा करके वर्षा में ही दिखाई पड़ता। यद्यपि सर्दी में कुछ आलसी लगता था, उन दिनों वह हमें बहुत कम ही दिखाई देता था। कभी कभी हमें दीवार या झाड़ी के ऊपर लिपटे धूप सेकते उसके दर्शन हो जाते। जाड़े के दिनों में बहुत कम दिखते हैं। जब धूप निकलती है तो धूप खाने के लिए कभी कभी दिखाई पड़ती है, अन्यथा जाड़े के दिनों में सांप नहीं दिखता। बरसात में ही यह ज्यादा दिखता है। उसका भी एक परिवार है। घास में तेजी से रेंगती उसकी संक्षिप्त अनुकृतियां देखी गई है। और जब वह चलता है तो जमीन पर उसके निशान बन जाते हैं, तो उसकी अनुकृतियां दिखाई पड़ जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि सांप इधर आया हुआ है। फिर बसंत आया है। हमारे जीवन में जॉर्ज का प्रथम नाटकीय आगमन हुए 1 वर्ष बीत चुका है। 1 वर्ष के बाद फिर बसंत ऋतु में वह दिखाई पड़ा। वह अब भी कहीं पास ही है। चीखने चिल्लाने की आवाजों से मैं बता सकती हूं कि वह किधर होगा। उसके आगमन की सूचना चिड़िया दे देती थी। चिड़ियों को जैसे ही नजर पड़ता था वो सांप, वह चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। लेखिका समझ जाती थी कि जॉर्ज का आगमन इधर हो गया है। मुखर्जी परिवार के घर से उठते कोलाहल के अनुसार वह वहां होगा। और बगल में मुखर्जी परिवार के लोग रहते थे। सांप को देखने पर उस परिवार में शोरगुल मचना शुरू हो जाता था। उस शोरगुल को सुनकर के भी लेकर समझ जाती थी कि लगता है जॉर्ज का आगमन हो गया है। जी हाँ, हमारे सामने के फाटक से मैं उनके पीले और घबराए हुए चेहरे देख सकती हूँ। यह पीलापन इसलिए है क्योंकि वे जॉर्ज को बगीचे में रेंगते हुए देख रहे हैं। हाँ, जंगल को लौटते हुए वह यहीं आ गया है। सड़क के किनारे रेंगते हुए उसका अति सुंदर और भयावह शरीर धूप में चमक रहा है। लेखा कहना चाह रही है कि जब जंगल कट जाएंगे, पेड़ पौधे जब काट दिए जाएंगे, तो ये जो सांप है या जंगली जीव है, वे घर की ओर भागेंगे। जहां लोग रहते हैं वहां पहुंचेंगे और लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए जंगलों की सफाई नहीं करनी चाहिए, जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें संरक्षित रखना चाहिए। उसके आगे हमारे पड़ोसी का बूढ़ा गठिया ग्रस्त कुत्ता छांव में ऊँघ रहा है। एक बूढ़ा कुत्ता है जो गठिया रोग से ग्रस्त है। गठिया एक रोग है जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता रहता है। अक्सर ये बुढ़ापे में होता है। तो एक कुत्ता है जो गठिया रोग से ग्रस्त है, वह छांव में ऊँघ रहा है, नींद ले रहा है। उसने जॉर्ज को देखा और युवाओं सी फुर्ती से उछलकर गुस्से से जरा सा भौंककर सरपट घर के अंदर भागा। उसके जकड़े हुए पैर ऐसे काम करने लगे मानो तेल पड़े हुए पिस्टन। जैसे पिस्टन में जब पिस्टन मशीन है, बहुत दिन में तक जब छोड़ दिया जाता है तो पिस्टन काम नहीं करता, लेकिन उस पर जब तेल डाल दिया जाता है तो बहुत तेजी से वो अपना काम शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह से वह कुत्ता जो था बूढ़ा, सांप को देखकर युवाओं की सी फुर्ती से, जैसे युवा जवान भागता है तेजी से, उस तरह से घर की ओर सरपट भागा, तेजी में भागा। जॉर्ज आगे रेंगता गया और जंगल में प्रवेश करने के बाद
तुरंत बाद पौधों में अदृश्य हो गया, छिप गया। अलविदा जॉर्ज, अगली भेंट तक। लेखिका कहती है अलविदा जॉर्ज, अगली भेंट तक। गिलहरियों के एक परिवार को खुशी से पेड़ों पर खेलते देख मुझे याद आता है वह अतीत, मैंने बीता हुआ समय। 7 वर्ष पहले जब मैं और मेरी बहन छोटे बच्चे थे, हम घर से निकलकर दूर क्षितिज पर फैले हरे भरे खेतों में खेलने के लिए दौड़ जाते। हम जंगली फूलों के गुच्छे चुनते और लंबी ऊंची पंपा घास, पंपा एक प्रकार के घास है जो जंगलों में पाए जाते हैं, तो ऊंची पंपा घास के झुरमुटों में छिपन छिपाई खेलते, लुका छिपी का खेल खेलते और चुपके से नेवले और उसके बच्चों को धूप में उद्यम मचाते हुए देखते। नेवले के बच्चे को धूप में खेलते हुए, दौड़ धूप करते हुए देखा करती थी। वे सुखद दिन थे जब बहुत कम मकान थे, जब उधर बहुत कम मकान बने थे, तब ये सभी जंगली जीव अक्सर दृष्टिगोचर होते रहते थे। जैसे जैसे जंगलों की कटाई होती गई, मकान बनते गए, वैसे वैसे वन्य प्राणी लुप्त होते गए। रात को हम गीदड़ों को चिल्लाते हुए सुनते। जैसे ही शाम होती है गीदड़ों का बोलना शुरू हो जाता है। एक गीदड़ शुरू करता है बोलने के लिए, उसकी आवाज सुन करके सारे गीदड़ हुआ हुआ की आवाज में बोलना शुरू कर देते हैं। वे सब हरे भरे खेत लुप्त हो गए। जहां पंपा घास हवा में झूमती थी, वहां अब मकानों की पंक्तियां ही पंक्तियां हैं और धुआं उगलते कारखाने हैं। जहां प्रति जमीन थी, पेड़ पौधे थे, सबको साफ करके वहां मकान बन गए, कारखाने लगा दिए गए। वे सब हरे भरे खेत लुप्त हो गए। जहां पंपा घास हवा में झूमती थी, वहां अब मकानों की पंक्तियां ही पंक्तियां हैं और धुआं उगलते कारखाने। अब नेवले बहुत कम दिखाई देते हैं और रात को गीदड़ भी नहीं बोलते। कहाँ गए वे सब? मुझे एकाएक बहुत दुख होने लगता है, क्योंकि दूर कहीं निर्दयी कुल्हाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। क्या लोग इस बचे हुए हरे भरे जंगल को भी साफ करने आ जाएंगे? पेड़ों को काटने और पौधों को उखाड़ने और अधिक मकान बनाने के लिए? यदि ऐसा करेंगे तो ये सब प्राणी कहाँ जाएंगे? पक्षी अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे? क्या वे सब विलुप्त हो जाएंगे सदा के लिए? यानी लेखिका को अंदेशा है कि कहीं ऐसा हुआ तो जंगली जीव लुप्त हो जाएंगे। फिर केवल हम किताब के पन्नों में उसके चित्र ही देख पाएंगे, उसका असली चेहरा हम कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए वृक्षों की कटाई, जंगलों की सफाई नहीं होनी चाहिए, उसे अपने वास्तविक रूप में रहने देना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभम भवतु।